भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बीएस थर्ड ईयर पेपर सेकंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन की क्लास है। इसके अंदर हमारी सेकंड यूनिट चल रही थी। सेकंड यूनिट में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आज हम कराएंगे, आवर्ती वितरण, इसका अर्थ, इसके किस तरीके से हम आवर्ती वितरण ज्ञात कर सकते हैं उसके तरीके आज हम बताएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आवर्ती वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की या आवर्ती वितरण की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक क्लास में भी अगर हम किसी भी सब्जेक्ट का देखें, हर क्लास में कम से कम 40-50 बच्चे होते हैं और हम उनकी किसी भी विषय की परीक्षा लें और परीक्षा लेने के बाद जो उनके प्राप्तांक हैं उन्हें अलग अलग समूह में डिवाइड करना चाहें ताकि हम उनकी योग्यताओं का ठीक ठीक से अनुमान लगा सकें। तो हम क्या करेंगे, सांख्यिकी की स्टैटिस्टिक की सहायता लेंगे ताकि सांख्यिकी की सहायता से हम उनके जो प्राप्तांक हैं उनका सही ढंग से वर्गीकरण कर सकें, सारणीयन कर सकें और उनसे हम विश्लेषण कर कुछ अनुमान लगा सकें। ये सभी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब हम आवर्ती वितरण का उपयोग करते हैं। इसके लिए इससे दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि हम जैसे हमारे छात्र हैं तो हम छात्रों के जो प्राप्तांक हैं उनके आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों या समूह में प्रदर्शित कर सकते हैं और उनकी योग्यता का ज्ञान हमें सरलता से हो सकता है। इसके अलावा इन वर्गों के आधार पर उनकी योग्यता का हम पारस्परिक संबंध मालूम कर सकते हैं कि इस वर्ग का है तो उसकी योग्यता किस प्रकार की है, इस वर्ग का है तो इसकी योग्यता कैसी है, इनके बीच में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए हमें आवर्ती वितरण की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हम किसी भी छात्र के सिर्फ अंक अगर हमें पता चल जाए तो हम अंक के आधार पर ये नहीं कह सकते कि उसका उस क्लास के जो बच्चे हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी है, वो किस प्रकार के बच्चे हैं। उसके लिए हमें सारे जितने भी प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं बच्चों को, उन सब के आधार पर निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सारे बच्चों के जो अंक हैं उन्हें आवर्ती समूह में वर्गीकृत कर लें और इसी को ही आवर्ती वितरण कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि आवर्ती वितरण या आवर्ती समूह होता क्या है। इनके जो आवर्ती है इसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। सारणियन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आवर्तियां ज्ञात करना होता है और आवर्ती वितरण करना होता है। इसलिए क्योंकि हम जब हमारे पास डेटा आ जाता है, रॉ डेटा आ जाता है, जैसे कि हमने किसी क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया तो हमारे पास जो अंक प्राप्त हुए, टेस्ट जब हम चेक कर देंगे तो जो अंक प्राप्त होंगे वो एक प्रकार का रॉ डेटा है और उन आंकड़ों के आधार पर हम क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो उन्हें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारणीयन करना पड़ेगा और सारणीयन करने के लिए हमें सबसे पहले उनकी आवर्ती ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर आवर्ती वितरण करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारी अगली स्टेज में पहुंचेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आवर्ती होती क्या है। आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई संख्या कितनी बार आती है। किसी भी आंकड़े में कोई संख्या कितनी बार आती है वही उसकी आवर्ती कहलाती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। समझ लीजिए कि हमारे पास डेटा है, एक हमने टेस्ट लिया 5 बच्चों का और उसके अंदर हमें 10 में से अंक हमें उन्हें देने हैं। तो पहले बच्चे के 7 अंक प्राप्त हुए, दूसरे बच्चे को 6 अंक प्राप्त हुए, तीसरे को भी 6 प्राप्त हुए, चौथे बच्चे को 5 अंक प्राप्त हुए और जो 5वां बच्चा था उसे 6 अंक प्राप्त हुए। अब अगर हम देखें ध्यान से तो पहला बच्चा है 7 अंक प्राप्त हुए हैं, 6 को दूसरे और तीसरे बच्चे को 6 अंक प्राप्त हुए हैं, चौथे बच्चे को 5 और जो 5वां बच्चा है 6 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें
तो 7 की जो है आवर्ती 1 है, क्योंकि 7 एक बार आया है। और 6 की आवर्ती अगर हम देखते हैं तो 1 2 3, 6 की आवर्ती सबसे ज्यादा है, क्योंकि 6 3 बार आया है। और 5 की आवर्ती 1 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संख्या जितनी बार आती है वही उसकी आवर्ती बन जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आवर्ती है 6 की 3, 7 की आवर्ती 1 है और 5 की आवर्ती 1 है। इस प्रकार जो संख्या जितनी बार ज्यादा आती है उतनी ही उसकी आवर्ती हो जाती है, और जो संख्या नहीं आ रही उसकी आवर्ती है ही नहीं। कोई संख्या 2 बार आ रही है तो उसकी आवर्ती दो हो जाएगी। अगर कोई संख्या 4 बार आ रही है तो उसकी आवर्ती 4 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आवर्ती वितरण की। संख्याओं की आवर्ती को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वर्गों और समूहों में प्रदर्शित करने की क्रिया को आवर्ती वितरण कहते हैं। मतलब जब जो आवर्तियां हमें प्राप्त हो गई, हमने देख लिया कि कोई संख्या कितनी बार, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के बाद जब हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद उन्हें हम शो करें सारणी के रूप में, टेबल के रूप में, तो उसी को ही आवर्ती वितरण कहा जाता है। और आवर्ती वितरण ज्ञात करने के कुछ स्टेप्स हैं जिनका हम अब पालन करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम किसी भी डेटा की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सबसे पहला है, हम सबसे पहले जो ज्ञात करते हैं प्रसार क्षेत्र ज्ञात करते हैं कि रेंज ऑफ स्कोर क्या है। समझ लीजिए कि हमारे पास डेटा है, यहाँ पर डेटा दे रखा है हमें 7 बच्चों का, और 7 बच्चों के जो मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ, उसके अंदर इस तरीके से अंक प्राप्त हुए। 50 नंबर का पेपर हमने कराया था 7 बच्चों का, तो एक को 10 अंक प्राप्त हुए, एक को 18 हुए, एक को 30 प्राप्त हुए, एक को 25 प्राप्त हुए, एक को 50, एक को 35 और एक को 20। अब हमें इनका प्रसार ज्ञात करना है, ये देखना है कि इनकी रेंज कितनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे सबसे कम प्राप्तांक किसे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखने से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे कम जो प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 10। उसके बाद सबसे ज्यादा जो प्राप्त हुए हैं वो हैं 50। इस तरीके से हमें ज्ञात हो जाता है कि इसके अंदर सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं 10 और सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं 50। और हम अब क्या करेंगे, इनका प्रसार ज्ञात करेंगे। प्रसार ज्ञात करने के लिए हम सबसे ज्यादा जो अंक प्राप्त हुए हैं हमें 50, उसमें से हम सबसे कम अंक प्राप्त जो हुए हैं 10, उसे माइनस कर देंगे। मतलब अधिकतम अंकों में से न्यूनतम अंक को जो हमें प्राप्त हुए हैं जब हम उसे घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, उसकी रेंज, उसका प्रसार प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हमें किसी भी डेटा की रेंज देखनी हो, प्रसार देखना हो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसके अंदर सबसे कम प्राप्तांक क्या है और सबसे अधिक प्राप्तांक क्या है। और सबसे अधिक प्राप्तांकों में से सबसे कम प्राप्तांकों को जब हम घटा देंगे तो हमें रेंज प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सबसे अधिक प्राप्तांक 50 है, सबसे कम 10 है। जब हम 50 में से 10 को घटाएंगे तो हमें 40 प्राप्त होंगे, और ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम रेंज ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम क्लास इंटरवल ज्ञात करते हैं। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, कि जो क्लास इंटरवल है इसका साइज क्या होगा। इसमें जो है सबका अलग अलग मानना है। जो गैरेट है वो कहते हैं कि आपके जो क्लास इंटरवल हैं जो वर्गांतर का जो वर्ग विस्तार है वो 5 से 15 प्राप्तांकों का हो सकता है। मतलब आप 5 प्राप्तांकों को एक समूह में रख लें या 15 को रख लें, मतलब 5 से 15 के बीच में जो है आप प्राप्तांकों को एक समूह में रख सकते हैं। इसके अलावा जो गिलफोर्ड हैं वो कहते हैं 10 से 20 प्राप्तांकों को आप एक वर्ग में रख सकते हैं। लेकिन अगर छात्रों की संख्या कम है या प्राप्तांकों की संख्या कम है तो हम जो है कम रख सकते हैं, और अगर प्राप्तांकों की संख्या ज्यादा है तो हम जो है ज्यादा वर्ग बना सकते हैं। तो ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर वर्ग छोटे हैं, संख्याएं कम है तो वर्ग छोटा, और संख्याएं ज्यादा हैं तो वर्ग बड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे
तीसरे सोपान की तीसरे स्टेज पे हमें क्या करना है, वर्गांतरों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ज्ञात करने हैं कि हम क्लास इंटरवल की संख्या कितनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वर्ग विस्तार निश्चित करने के बाद वर्गों की संख्या निश्चित करेंगे कि कितने प्रकार के हमारे ग्रुप्स बन के आ गए हैं। और इसके लिए हमने एक सूत्र बनाया है जिसमें है वर्गांतरों की संख्या बराबर प्रसार का क्षेत्र और वर्ग विस्तार प्लस 1। मतलब रेंज जो हमने क्लास ऊपर सबसे पहले निकाली, उसके बाद साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो हमने इससे पहले निश्चित कर लिया सेकंड स्टेप में, और उसमें जब हम 1 प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्लास इंटरवल कितने होने चाहिए। वर्गांतरों की संख्या हमें पता चल जाएगी। जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो उससे आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम फोर्थ स्टेप की, ये चौथे सोपान की। चौथे सोपान में हम क्या मिलान चिन्ह लगाते हैं। मिलान चिन्ह में क्या होता है कि हमने देखा कि किसी भी संख्या की, जैसे कि 5 था, 5 जो है यहां पर 6 बार आया है, तो हम जो क्या करेंगे, या दूसरा भी तरीका है इसमें, जो समझ लिए 5 से ही आप समझ लीजिए। तो 5 सबसे पहले हम जो है पहली बार 5 आया तो एक टैली चिन्ह लगा दिया, दूसरी बार आया तो दूसरा, तीसरा आया तो फिर तीसरा, फिर उसके बाद चौथी बार आया तो चौथी बार, और जब 5वीं बार आ गया तो हमने क्या करा, इसे इस तरीके से काट दिया। और इस तरीके से हम जो है टैली चिन्ह लगाते चले जाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कुल मिला के हमारे कितने वर्ग हैं, वर्गों के अंदर कितनी संख्याएं, इसका हमें पता चल सके। जैसे समझ लीजिए कि हमने जो है क्लास इंटरवल तय करा है 0 से, क्लास इंटरवल हमने जो तय करा है वो तय करा है 0 से 5। तो इसके अंदर 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। और हमने देखा डेटा जब हमने चेक करा तो उसमें देखा कि एक बच्चे को 2 अंक प्राप्त हुए हैं, एक को 3 प्राप्त हुए हैं, एक को 4 प्राप्त हुए हैं, एक को जो है फिर जो है 2 अंक प्राप्त हुए हैं, या एक को 1 ही अंक प्राप्त हुआ है। जब हम इसका वो करेंगे 0-5 वाले वर्गांतर में, जब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कितने टैली चिन्ह आएंगे, तो हम चेक करेंगे कि भी कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो हम 5 जो है इस तरीके से लिखकर टैली चिन्ह लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी सारणियन के बाद हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी कितनी संख्याएं सम्मिलित हैं। और जब हम ये काम करते हैं तो इसे मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह कहते हैं। अगला जो स्टेप है उसके अंदर हम करते हैं आवर्तियां ज्ञात करना। आवर्तियां ज्ञात करने से मतलब है कि हम ये देखते हैं कि कुल आवर्तियों की संख्या क्या। जब हमने मिलान चिन्ह लगा लिए तो मिलान चिन्ह लगाने के बाद अब हम उन्हें गिनेंगे और गिनकर हम पता लगाते हैं कि प्रत्येक वर्ग में कुल मिलाकर कितनी संख्याएं, कि 0 से लेकर 5 तक कितनी संख्याएं, 6 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं हैं, 11 से लेकर 15 तक कितनी संख्याएं। हमने 5-5 का जो है क्लास इंटरवल बना के उसमें अब हम चेक करेंगे कि उनके अंदर कितनी कितनी संख्याएं। सारे मिलान चिन्हों का जब हम योग लगा लेंगे तो वो आवर्तियों के योग के बराबर होगा। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कोई मिलान चिन्ह तो नहीं रह गया या कोई आवर्ती तो नहीं रह गई है। इस प्रकार हम दोनों का आपस में मिलान कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है या 6th लास्ट स्टेप है वो है मध्य बिंदु ज्ञात करना या मध्य मूल्य ज्ञात करना। जैसे कि इसमें उदाहरण के रूप में दे रखा है कि एक वर्ग में जो है उसकी जो सीमा होती है वो निश्चित होती है। समझ लीजिए हमने जो है एक ग्रुप बना लिया जिसके अंदर हम 0 से लेकर 10 तक की संख्याओं को रख लेंगे। एक हमने क्लास इंटरवल बनाया, उसके अंदर 3, 5 और 10 3 संख्याएं आई जो उस वर्ग में सम्मिलित थी।
तो अब हमें इनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूनतम संख्या है और जो अधिकतम संख्या है दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। यदि एक वर्ग में 5 से 10 तक यदि एक वर्ग 5 से 10 प्राप्तांकों का है तो इसका अधिकतम जो अंक होगा, उच्चतम जो अंक होगा वो होगा 10 और निम्नतम जो अंक होगा 5 होगा। समझ लीजिए कि एक हमारे पास डेटा है, उसके अंदर जो प्राप्तांक दे रखे हैं वो 5 से लेकर 10 तक दे रखे हैं। तो 5 से लेकर 10 तक तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी 5 से, और सबसे बड़ा क्या हो गया 10। तो सबसे निम्न अंक है हमारा 5 और सबसे उच्च अंक है हमारा 10। तो हमारा उच्चतम अंक हो गया 10 और निम्नतम अंक हो गया 5। अब इन्हें जो है इनके पूर्ण अंक ना लेकर हम जो है इनका विस्तार देखते हैं। तो 0.5 से पहले इनका शुरू हो जाता है और 0.5 के आगे तक इनका विस्तार रहता है। तो अगर हम 5 का विस्तार देखेंगे तो 5 का विस्तार 4.5 से शुरू होगा और 5.5 तक रहेगा। ऐसे ही 10 का जो विस्तार है वो 9.5 से स्टार्ट होगा और 10.5 तक रहेगा। इस तरीके से हम जो है इनका वास्तविक विस्तार ज्ञात कर लेते हैं और वास्तविक विस्तार की हमें अधिकतम सीमा लेकर उसे जो है 2 से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मध्य बिंदु या मध्यम मूल्य ज्ञात हो जाता है। जैसे कि हमने 5 और 10 प्राप्तांकों का, 5 से लेकर 10 तक के प्राप्तांकों का हम मध्यम मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं। तो उच्चतम सीमांक हो गया हमारा, क्योंकि जैसे 5 है तो 5 की जो उच्चतम सीमा है वो है 5.5 और 9 की जो उच्चतम सीमा है वो है 10.5। जैसे कि मैंने बताया था कि 0.5 से पहले शुरू हो जाता है और 0.5 बाद तक रहता है। तो स्टार्टिंग हुई 9.5 से और समाप्त हुआ 10.5 तक। तो उच्चतम सीमा कितनी हो गई उसकी 10.5। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो है 10 की जो उच्चतम सीमा है वो है 10.5 और निम्नतम सीमांक है, मतलब जो 5 है उसकी जो उच्चतम सीमांक उच्च सीमा है वो है लोएस्ट जो लिमिट है, सबसे 5 की जो लोएस्ट लिमिट है वो शुरू हो जाती है हमारी 4.5 से। तो इस प्रकार 10.5 और 4.5 को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5। ये क्या है, निम्न बिंदु है। इस प्रकार हम जो है अपना जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्ती वितरण ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हम जो है इसका न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल के जरिए आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आज का जो वीडियो है इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।